यह सवाल बेहद अहम है कि विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के क्या स्थितियां हैं। दिलचस्प यह है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि आरक्षण की बुनियादी सैद्धांतिकी के ही खिलाफ है कि आर्थिक आधार पर आप किसी तबके को आरक्षण नहीं दे सकते, और इसको लेकर के चुनौतियां पूरे देश में हैं। आरक्षण का बुनियादी तर्क ये कहता है कि जिस तबके की नुमाइंदगी बिल्कुल अन्यायपूर्ण स्थिति में है, हम उन्हें आरक्षित श्रेणी में डाल करके उनकी नुमाइंदगी को सुनिश्चित करेंगे, उनकी प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को उस अनुपात में रखेंगे जो उनके हिस्से की है। इस तर्क से देखें तो विश्वविद्यालयों की स्थिति बेहद दिलचस्प है। यहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले गरीब सवर्ण पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, यानी उनको जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। उनके लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया, इसे तुरंत अप्लाई भी कर दिया गया, इसके लिए सीटें आवंटित कर दी गई हैं। और मुझे आश्चर्य होता है इस बात को विश्लेषण करते हुए देखने में कि जब SC/ST रिजर्वेशन लागू हुआ हायर एजुकेशन में 1997 में, तो उस पे लगातार मुकदमे किए हैं इन संस्थानों के प्रोफेसरों ने, वकीलों ने, कि यह आरक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू न होने पाए। यह मां सरस्वती का पावन प्रांगण दूषित हो जाया करेगा अगर इस तरह के लोग आएंगे। न्यायपालिका में वो जीत हुई, उसके बाद आरक्षण लागू होता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के समय भी देश के तमाम प्रगतिशील बुद्धिजीवी लोगों ने इसका विरोध किया था। इस लिहाज से देखें तो मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश के ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठान, जहां से एक व्यक्ति अगर प्रोफेसर बनता है तो वह निजी तौर पर ही बदलाव का वाहक नहीं बनता। एक वंचित शोषित समाज से निकला हुआ व्यक्ति अगर प्रोफेसर बनता है और वह सजग प्रोफेसर है तो अपने पूरे समाज और वैचारिकी के लिए आमूलचूल बदलाव ला सकता है। इसलिए हर तरह की प्रगतिशीलता, सेकुलरिज्म का नाम लेने वाले लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने, तमाम राजनीतिक धड़ों ने आरक्षण को उच्च शिक्षा में लागू किए जाने का विरोध किया है। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होता है तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया कि ये तबका तो ओवर रिप्रेजेंटेड है, लेकिन इसको आप आरक्षण क्यों दे रहे हैं। मैं जब अपने आंकड़े को देखता हूं तो इसमें जो अभी की स्थितियां हैं उनमें 90 to 95% जो काम कर रहे लोग हैं वो उसी तबके से आते हैं जिस तबके के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यह तर्क ही अनूठा है कि एक तरफ समाज में सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए हम बुनियादी तौर पर यह मानते हैं कि शिक्षा तक हर तबके की पहुंच सुनिश्चित हो। दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा और महिलाएं 90 के दशक के पहले तक तो ये विश्वविद्यालयों की दहलीज तक ही नहीं पहुंच पाए, लेकिन जब ये आना शुरू होते हैं तो आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश के किसी भी अकादमिक संस्थान का रोस्टर सही नहीं बनाया जाता, उसमें लगातार छेड़खानी की जाती है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की नुमाइंदगी सुनिश्चित न हो। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आता है तो उसको बहुत व्यवस्थित किया जाता है, तत्काल लागू कर दिया जाता है, और उसके विरोध में किसी का कोई लेख नहीं आता, कोई विरोध में प्रदर्शन नहीं होते। तो यह एक बौद्धिक तबके की अपनी विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय एक देश की बुनियाद होते हैं। अगर हम अपने देश के विश्वविद्यालयों को समावेशी नहीं बना पाते हैं, देश के 85 से 90% वंचित शोषित तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए बेहद आपत्तिजनक बात है। इस लिहाज से मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को एक लिटमस टेस्ट की तरह देखता हूं, जिसमें तमाम प्रगतिशील लोगों के लिबास उतर गए और सामाजिक तौर पे वंचित शोषित जमात जो अपने हक हुकूक के लिए सजग नहीं होती है, उसके लिए भी नजीर है कि अगर शिक्षा के लिए, प्रोफेसर बनने की इन स्थितियों पर चिंतित नहीं है तो फिर आपका भविष्य बेहद अंधकारमय होगा। शुक्रिया।